मत्स्य पालन और जलीय कृषि क्षेत्र में निवेश बढ़ाने के उद्देश्य से शुरू की गई प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के क्रियान्वयन के 3 साल पूरे हुए। 2020 में शुरू हुई इस योजना ने मत्स्य पालन क्षेत्र में संभावनाओं के नए द्वार खोले। छत्तीसगढ़ में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा फुल फॉर्म में। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा आज जशपुर से पार्टी की राष्ट्रव्यापी परिवर्तन यात्रा के दूसरे चरण की करेंगे शुरुआत। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज मध्य प्रदेश के दौरे पर। भोपाल में माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता और संचार विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर होंगे शामिल। थोक महंगाई दर पिछले 5 माह से लगातार 0 से कम। अगस्त में 0 से 0.52% नीचे रही थोक महंगाई दर। खाद्य सचिव ने कहा, देश में चीनी, चावल और गेहूं का पर्याप्त भंडार मौजूद। पाकिस्तान को हराकर एशिया कप के फाइनल में पहुंचा श्रीलंका। खिताब के लिए रविवार को भारत से होगी टक्कर। वहीं सुपर 4 के अंतिम मुकाबले में भारतीय टीम का आज बांग्लादेश से होगा सामना। और देश के लोक प्रसारक दूरदर्शन की स्थापना के आज 64 साल पूरे हुए। 15 सितंबर 1959 को शुरू हुआ दूरदर्शन। दशकों से लोगों का करता रहा है मनोरंजन। नमस्कार, समाचारों में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं जया सिन्हा। शुरुआत करेंगे इस वक्त की अहम खबर के साथ। मत्स्य पालन और जलीय कृषि क्षेत्र में निवेश बढ़ाने के उद्देश्य से शुरू की गई प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के क्रियान्वयन के 3 साल पूरे हो गए हैं। 2020 में शुरू हुई इस योजना ने मत्स्य पालन क्षेत्र में संभावनाओं के नए द्वार खोले हैं। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। मत्स्य पालन क्षेत्र में नई जान फूंकने, मछुआरों के कल्याण और मत्स्य पालन के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की दिशा में की गई बड़ी पहल प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना ने प्रधानमंत्री मोदी ने 10 सितंबर 2020 को इसकी शुरुआत की थी। इन 3 वर्षों के दौरान इस योजना ने जमीन पर बड़े बदलाव को सुनिश्चित करते हुए मत्स्य पालन क्षेत्र में संभावनाओं के नए द्वार खोले हैं। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना को सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में शुरू किया गया था। इसकी शुरुआत अब तक के सबसे अधिक 20,050 करोड़ रुपए के निवेश से हुई। योजना के तहत अब तक 16,924.02 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। इनमें केंद्र प्रायोजित योजनाओं की मद में 15,335.09 करोड़ रुपए और केंद्रीय क्षेत्रीय योजनाओं के 1,588.93 करोड़ रुपए शामिल हैं। इस पहल की शुरुआत के बाद जमीन पर इसका सकारात्मक प्रभाव लगातार देखा गया। मत्स्य पालन क्षेत्र के हितधारकों के लिए ये योजना बहुत लाभकारी सिद्ध हुई है। योजना की प्रमुख उपलब्धियों की बात करें तो इसने मछली उत्पादन एवं उत्पादकता बढ़ाने, मत्स्य पालन मूल्य श्रृंखला में बुनियादी ढांचे का विकास करने, देश भर में घरेलू मछली की खपत को बढ़ाने और मछुआरा समुदायों की आजीविका और कल्याण को प्राथमिकता देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। देश में मत्स्य पालन और जलीय कृषि गतिविधियां भोजन, पोषण और रोजगार सृजन का एक महत्वपूर्ण स्रोत हैं और देश के लगभग 3 करोड़ मछुआरों और मछली किसानों के लिए आजीविका का महत्वपूर्ण साधन भी हैं। वैश्विक मछली उत्पादन में लगभग 8% हिस्सेदारी के साथ भारत तीसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश है। जलीय कृषि उत्पादन में वैश्विक स्तर पर भारत दूसरे स्थान पर है। भारत शीर्ष झींगा उत्पादक और समुद्री खाद्य निर्यातक राष्ट्रों में से एक है। मोदी सरकार ने पिछले 9 वर्षों के दौरान मत्स्य पालन और जलीय कृषि क्षेत्र के समग्र विकास के लिए कई बड़े सुधारात्मक कदम उठाए हैं। इस दिशा में कुछ प्रमुख पहलों की बात करें तो इनमें 5,000 करोड़ रुपए के निवेश से नीली क्रांति योजना की शुरुआत के साथ मत्स्य पालन और जलीय कृषि क्षेत्र में निवेश बढ़ाना और 7,522 करोड़ रुपए के निवेश लक्ष्य के साथ मत्स्य पालन और जलीय कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर विकास फंड का सृजन और उसके बाद जून 2019 में मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी के लिए नए मंत्रालय का निर्माण शामिल हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।
और छत्तीसगढ़ में आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर राजनीतिक दलों ने कमर कस ली है। वहीं भारतीय जनता पार्टी भी फुल फॉर्म में है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज प्रदेश के जशपुर से पार्टी की राज्यव्यापी परिवर्तन यात्रा के दूसरे चरण की शुरुआत करेंगे। नड्डा परिवर्तन यात्रा का शुभारंभ जशपुर के रंजीता स्टेडियम ग्राउंड में दोपहर करीब 1 बजे करेंगे। भाजपा अध्यक्ष एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। वहीं इससे पहले वे जशपुर में श्री बालाजी मंदिर में दर्शन करेंगे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज मध्य प्रदेश के दौरे पर रहेंगे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। इस यात्रा के दौरान उपराष्ट्रपति विश्वविद्यालय के नए परिसर का भी उद्घाटन करेंगे। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी शामिल होंगे। और भाजपा ने विपक्षी गठबंधन द्वारा कई न्यूज एंकरों के बहिष्कार के ऐलान की आलोचना की है। भाजपा ने अपने एक प्रेस वक्तव्य में कहा कि घमंडिया गठबंधन में शामिल दलों द्वारा पत्रकारों का बहिष्कार और उन्हें धमकाने का निर्णय घोर निंदनीय और भर्त्सनीय है। घमंडिया गठबंधन में शामिल दलों ने ऐसा निर्णय लेकर अपनी दमनकारी, तानाशाही और नकारात्मक सोच को ही प्रदर्शित किया है। भारतीय जनता पार्टी इस दुर्भाग्यपूर्ण कदम की घनघोर निंदा करती है। वक्तव्य में कहा गया कि भारतीय जनता पार्टी ऐसी विकृत सोच का घोर विरोध करती है जो विचारों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को रोके। विपक्षी गठबंधन द्वारा मीडिया को खुलेआम धमकी देना देश की जनता की आवाज को कुचलने की कोशिश जैसा है। देश में लोकतंत्र है और किसी को भी प्रेस की स्वतंत्रता पर अंकुश लगाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। घमंडिया गठबंधन हताश और निराश है। थोक मूल्य सूचकांक पर आधारित मुद्रास्फीति पिछले 5 माह से लगातार 0 से नीचे बनी हुई है। केंद्र सरकार की ओर से अगस्त में थोक मुद्रास्फीति दर के आंकड़े जारी किए गए हैं। इस अवधि में ये दर -0.52% रही है। थोक मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति दर अप्रैल से 0 से नीचे है और जुलाई में ये नकारात्मक होकर 1.36% थी। पिछले साल अगस्त 2022 में ये 12.48% थी। अगस्त 2023 में मुद्रास्फीति की नकारात्मक दर मुख्य रूप से पिछले वर्ष के इसी महीने की तुलना में खनिज तेल, बुनियादी धातुओं, रसायन और रसायन उत्पादों, कपड़ा और खाद्य उत्पादों की कीमतों में गिरावट के कारण है। खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने खाद्य सुरक्षा कानूनों का उल्लंघन करने वाले खाद्य व्यवसाय संचालकों के खिलाफ कार्रवाई की है। 1 अप्रैल 2023 से अधिनियम का उल्लंघन करने वाले एफपीओ के खिलाफ 1411 मामले शुरू किए गए हैं। जिन मामलों में कार्रवाई की गई वो उचित लाइसेंस के बिना खाद्य व्यवसाय संचालित करने और असुरक्षित खाद्य पदार्थों के निर्माण या बिक्री आदि से जुड़े हैं। वर्ष 2024 के लिए पद्म पुरस्कारों के लिए ऑनलाइन नामांकन की अंतिम तिथि आज है। ये आवेदन 1 मई से शुरू किए गए थे। गृह मंत्रालय ने कहा है कि पद्म सम्मान की 3 श्रेणियों में यानी कि पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री के लिए आवेदन या सिफारिशें राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल पर ऑनलाइन प्राप्त की जाती हैं। पुरस्कारों की घोषणा अगले वर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर की जाएगी। 1954 से इन पुरस्कारों की शुरुआत हुई थी जो किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट और असाधारण योगदान के लिए दिए जाते हैं। और अब बात मेरी माटी मेरा देश अभियान की। केंद्र सरकार कामगारों को लाभ देने के लिए 17 सितंबर से विश्वकर्मा योजना की शुरुआत कर रही है। कारोबार को शुरू करने और उसका विस्तार करने के लिए योजना के तहत रियायती दरों पर ब्याज देने का प्रावधान है, जिसके जरिए देश भर के 18 तरह के कामगारों को शामिल किया गया है। योजना को लेकर रायपुर के कामगारों में खासा उत्साह है।
बेरोजगार कामगारों को लाभ देने के लिए 17 सितंबर से विश्वकर्मा योजना की शुरुआत कर रही है, जिसके तहत कारीगरों और शिल्पकारों को आर्थिक सहायता और रियायती दर पर कर्ज दिया जाएगा। इसके साथ ही योजना के तहत इन कारीगरों की कार्यकुशलता को बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण के अवसर भी प्रदान किए जाने का प्रावधान है, जिसका रायपुर के कारीगरों ने स्वागत किया है। ये बहुत अच्छी योजना है, विश्वकर्मा योजना जो केंद्र सरकार की तरफ से जो चालू हो रही है। इससे नए नए बच्चों को जो टेक्निकल है इस बारे में बहुत अच्छी सीख मिलेगी और आज की डेट में नए नए टेक्नोलॉजी आ रही है। जो पहले मैनुअल काम होता था, आज की डेट में ऑटोमेटिक मशीन से काम हो रही है और गवर्नमेंट सरकार अगर इसमें बहुत अच्छी योजना ला रही है तो मुझे तो लगता है इससे अच्छी योजना और कोई है भी नहीं। मेरे हिसाब से ये योजना बहुत अच्छा है सरकार की तरफ से। और रोजगार करने के लिए आदमी कठिन से कठिन काम करने के लिए बाहर जाता है, घर छोड़ के आजकल आदमी अपना शहर छोड़ के विदेश जाके काम कर रहे हैं, लोग दिल्ली बॉम्बे कलकत्ता जाके काम कर रहे हैं। उससे अच्छा घर में रह के अपना खुद का काम सीखे। ये बहुत अच्छा प्रोत्साहन है, जैसे कि कारीगर हो गए, अपना फर्नीचर लाइन वाले हो गए, बढ़ई हो गए, ये अपना लोहार हो गए, जो भी मतलब सिविल लाइन जो भी काम करते हैं उनके लिए सरकार की तरफ से आर्थिक मदद मिल रहा है। ये बहुत अच्छी चीज़ है। जल्द शुरू होने वाली ये योजना निश्चित ही देश भर के शिल्पकारों और कारीगरों के लिए वरदान साबित होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और संयुक्त राष्ट्र संघ के कृषि एवं खाद्य संगठन एवं कृषि व किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार के सहयोग से पौधा किस्म और कृषक अधिकार प्राधिकरण द्वारा नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय कृषि विज्ञान केंद्र परिसर में किसान अधिकारों को लेकर अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है। देश में आयोजित इस तरह की पहली वैश्विक संगोष्ठी में दुनिया भर के 59 देशों के 115 विदेशी प्रतिभागी और 200 से अधिक प्रगतिशील किसान व अन्य प्रतिभागी भाग ले रहे हैं। किसान अधिकार संगोष्ठी के विषय पर बात करते हुए पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण के रजिस्ट्रार जनरल डॉक्टर दिनेश कुमार अग्रवाल ने कहा कि पादप संवर्धन और कृषक अधिकारों के संरक्षण के साथ किसानों द्वारा तैयार की गई पारंपरिक किस्मों के पंजीकरण व संवर्धन के साथ कृषि क्षेत्र के सतत विकास के लिए भारत में आयोजित अपनी तरह की इस पहली किसान अधिकार संगोष्ठी से दुनिया के अन्य देशों को काफी कुछ सीखने को मिलेगा। जो अंतर्राष्ट्रीय संधि है उसमें एक ये प्रावधान है कि सारे देश अपने देशों में इस तरह का कानून लेकर के आएं ताकि वो किसान जो कृषि जैव विविधता के संरक्षण में लगे हैं, हम उनके योगदान को पहचान करें, उनको रिकॉग्निशन दें तथा उनको पुरस्कृत करें, ताकि और इसके साथ साथ जब भी उनके द्वारा संरक्षित कोई भी कृषि जैव विविधता आगे प्रजनन कार्यों में इस्तेमाल होती है, उससे नई किस्मों का विकास होता है, तो उससे आने वाले लाभों में जो किसानों हैं उनका भी हिस्सा हो। और ब्रेन स्ट्रोक से पीड़ित लोगों को अक्सर जिंदगी भर अक्षमता के साथ जीना पड़ता है और उन्हें अपने रोजमर्रा के काम करने में काफी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। ऐसे लोगों की मदद के लिए आईआईटी दिल्ली के शोधकर्ताओं ने एक क्रांतिकारी पहल की है। शोधकर्ताओं ने ऐसा डिवाइस तैयार किया है जो लकवाग्रस्त मरीजों में मांसपेशियों की अकड़न को 1 महीने में ही पूरी तरह से खत्म कर सकता है। स्ट्रोक यानी मस्तिष्क आघात देश में डिसेबिलिटी यानी अक्षमता की सबसे बड़ी वजह है। स्ट्रोक एक ऐसी स्थिति है जिसमें मरीज का मस्तिष्क सामान्य रूप से काम नहीं कर पाता और मरीज जीवन भर के लिए लकवाग्रस्त हो सकता है। इस गंभीर बीमारी से पीड़ित मरीजों के लिए आईआईटी दिल्ली के शोधकर्ताओं ने एक ऐसा डिवाइस तैयार किया है जो महज 1 महीने में ही मांसपेशियों की अकड़न को पूरी तरह खत्म करने में सक्षम है। रोबो एक्सोस्मार्ट नाम के इस डिवाइस की मदद से लकवा से पीड़ित मरीज आने वाले समय में अपने रोजमर्रा के काम खुद करने में सक्षम हो पाएंगे। स्ट्रोक पेशेंट्स में एक बहुत कॉमन प्रेजेंटेशन होती है कि जो हाथ है वो सख्त हो जाता है, विच वी टेक्निकली कॉल्ड स्पास्टिसिटी। स्पास्टिसिटी को हटाने के लिए पेशेंट फिजियोथेरेपी करता है, जिसमें पेशेंट और उसके केयर गिवर दोनों को हॉस्पिटल जाना पड़ता है। तो स्पास्टिसिटी को रिमूव करने के लिए जो फिजियोथेरेपी प्रोसेस है वो कॉमनली 6 से 8 महीने ले लेता है। तो हमने सोचा कि टेक्नोलॉजी इस सॉल्यूशन को कैसे आसान कर सकता है। तो जो ये डिवाइस है
ये कलाई पे काम करता है और जो रिजिडिटी है उसको 1 महीने में कम कर सकता है। आईआईटी दिल्ली के शोधकर्ताओं द्वारा विकसित ये डिवाइस पोर्टेबल, हल्का और बेहद सस्ता है। जिन देशों में प्रशिक्षित विशेषज्ञों और डॉक्टरों की कमी है, वहां ये काफी उपयोगी साबित हो सकता है। असिस्टिव डिवाइसेस की मतलब ये है कि एक हमारे पास ऐसे कुछ है जो हमारी बॉडी को असिस्ट करती है, हेल्प करती है कि वो फंक्शन हो जाए। हमने अपर लिम्ब के लिए एक असिस्टिव डिवाइस जो हमारे आईआईटी कोलीग्स ने डेवलप किया, अंडरस्टैंडिंग कि कैसे वो डिसेबिलिटी होती है। एक स्ट्रोक विक्टिम को हाथ में जब ये पैरालिसिस हो गया, उनमें क्या क्या प्रॉब्लम्स होता है, वो कॉम्प्रिहेंड करते करते उसको कैसे हल करना है बिसाइड्स फिजियोथेरेपी, ये असिस्टिव डिवाइसेस उस तरह डेवलप हो रहा था। तो एक प्रोटोटाइप हम डेवलप हुई है। अब तक हुए क्लिनिकल ट्रायल में रोबो एक्सो स्मार्ट डिवाइस हाथ की मांसपेशियों की अकड़न को खत्म करने में बेहद कारगर साबित हुआ है। हर पेशेंट यूनिक होता है, हर पेशेंट का डिफरेंट रेंज ऑफ मोशन कंफर्टेबल होता है, डिफरेंट मसल एक्टिविटी कितनी बची है, ब्रेन से कितना कनेक्शन बचा है, वो भी डिपेंड करता है कितने पेशेंट, कौन से पेशेंट में कितना हुआ, डिपेंडिंग ऑन द एक्सटेंट ऑफ द लेजन ऑफ द स्ट्रोक। कितना पेशेंट का रेंज है, शुरुआती रेंज कितना कंफर्टेबल है, बाद में जो फाइनल रेंज ऑफ मोशन है कहाँ से कहाँ तक जाएगा, कितने स्पीड में जाएगा, वो सारी चीज़ें इसमें हम अलग अलग पेशेंट के सिम्टम्स के हिसाब से हम इसमें सेट कर सकते हैं। पूरी कस्टमाइजेबल फिजियोथेरेपी हम इसको बना सकते हैं और पेशेंट खुद से ये ऑपरेट कर सकता है, क्योंकि एक हाथ में लगता है, दूसरे हाथ से पेशेंट खुद से लगा सकता है। इस डिवाइस को तैयार करने में आईआईटी दिल्ली को सरकार की विभिन्न एजेंसियों का भी सहयोग मिला है। हमें डिफरेंट गवर्नमेंट फंडिंग बॉडीज़ का बहुत अच्छा सपोर्ट रहा है। SCRB, DRDO, DIA, COE, ICMR। अभी हम लार्ज स्केल क्लिनिकल ट्रायल पे हैं, जिसमें हम अगले 2 साल में 200 पेशेंट्स कंप्लीट करेंगे, जिससे पूरा डाटा ज़्यादा समझ में आएगा कि ओवरऑल, क्योंकि स्ट्रोक में हर पेशेंट अलग होता है, हर पेशेंट की प्रेजेंटेशन अलग होती है, हर पेशेंट की रिक्वायरमेंट अलग होती है। रोबो एक्सो स्मार्ट डिवाइस का अब ऑस्ट्रेलिया के अस्पताल में भी अंतर्राष्ट्रीय क्लिनिकल ट्रायल किया जाएगा। डिवाइस के अगले साल तक भारतीय बाजार में उपलब्ध होने की उम्मीद है। निशांत सौरभ, DD न्यूज, दिल्ली। और न्यूयॉर्क में डिस्कोर्स ऑन पीस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने कहा कि शांति हमेशा से भारत की समृद्ध सांस्कृतिक और दार्शनिक विरासत की आधारशिला रही है। रुचिरा कंबोज ने कहा कि भारत ने अपने पूरे इतिहास में शांति को अपनाया है। India has embraced the ideals of non-violence, harmony, and coexistence. The teachings of great leaders like Mahatma Gandhi, a champion of non-violent resistance, and whose statue adorns the beautiful North Lawns of United Nations headquarters here in New York, some of you might have already seen that, have profoundly influenced the country's approach to conflict resolution. Prime Minister Modi's frequently quoted statement that today's era must not be characterized by war stems from this approach and deep-seated belief. और अब बात करें खेल जगत की, तो एशिया कप के सुपर 4 के राउंड में श्रीलंका ने पाकिस्तान को 2 विकेट से हरा दिया। इसके साथ ही श्रीलंकाई टीम ने फाइनल में जगह बना ली है। श्रीलंका की टीम रिकॉर्ड 12वीं बार एशिया कप के फाइनल में पहुंची है। बारिश से बाधित मैच में पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 42 ओवर के मैच में 252 रन बनाए। डकवर्थ लुइस नियम के तहत श्रीलंका के सामने 252 रन का ही लक्ष्य था और श्रीलंका ने 8 विकेट खोकर आखिरी गेंद में लक्ष्य हासिल कर लिया। श्रीलंका के लिए सबसे ज्यादा 91 रन कुशल मेंडिस ने बनाए। असलंका ने नाबाद 49 रन बनाकर टीम को जीत दिलाई। समर विक्रमा ने भी 48 रन का योगदान दिया। पाकिस्तान के लिए इफ्ताखार अहमद ने 3 विकेट और शाहीन अफरीदी ने 2 विकेट लिए। शादाब खान को 1 विकेट मिला। और भारत एशिया कप में आज अपना अंतिम सुपर 4 का मुकाबला खेलने उतरेगा। कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में होने वाला इस मैच में भारत का सामना बांग्लादेश से होगा।
एक ओर जहां भारतीय टीम प्रतियोगिता के फाइनल में अपना स्थान पक्का कर चुकी है, वहीं दूसरी ओर बांग्लादेश का प्रदर्शन इस एशिया कप में कुछ खास नहीं रहा है और वे फाइनल की दौड़ से बाहर हो चुकी है। शुक्रवार को भारत एशिया कप में अपना अंतिम सुपर 4 का मुकाबला खेलने उतरेगा। कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में होने वाले इस मैच में भारत का सामना बांग्लादेश से होगा। एक ओर जहां भारतीय टीम प्रतियोगिता के फाइनल में अपना स्थान पक्का कर चुकी है, तो वहीं दूसरी ओर बांग्लादेश का प्रदर्शन इस एशिया कप में कुछ खास नहीं रहा है और वो फाइनल की दौड़ से बाहर हो चुकी है। इस मैच में भारत जीत हासिल करने के साथ साथ अपनी बेंच स्ट्रेंथ को भी आजमाना चाहेगा। भारतीय टीम एशिया कप में अपने पिछले दोनों मुकाबले जीत चुकी है। पहले उन्होंने पाकिस्तान को हराया और उसके बाद श्रीलंका को हराकर फाइनल में जगह बनाई। भारत और बांग्लादेश के बीच पहला वनडे मुकाबला साल 1988 में खेला गया था। दोनों टीमों के बीच अब तक 39 वनडे मुकाबले खेले गए हैं। 31 मैच भारतीय टीम ने जीते हैं और बांग्लादेश को सिर्फ 7 मैच में जीत मिली है। एक मैच में कोई नतीजा नहीं निकल पाया है। दोनों टीमों के बीच आखिरी मुकाबला 10 दिसंबर 2022 को खेला गया था। इस मैच में भारतीय टीम को 227 रन से जीत मिली थी। विराट कोहली ने इस मैदान पर 10 मुकाबले खेले हैं और 107.33 की औसत से 644 रन बनाए हैं। इस दौरान उन्होंने 4 शतक लगाए हैं। बांग्लादेश के सक्रिय खिलाड़ियों में मुशफिकुर रहीम के यहाँ सबसे ज्यादा रन हैं। उन्होंने 6 मुकाबलों में 40.80 की औसत से 204 रन बनाए हैं। वहीं कुलदीप यादव ने इस मैदान पर 6 मैच में 14 विकेट चटकाए हैं। बांग्लादेश के सक्रिय गेंदबाजों में तस्कीन अहमद ने यहां एक मैच में 3 विकेट लिए हैं। भारतीय सलामी बल्लेबाज शुभमन गिल ने पिछले 10 मुकाबलों में 337 रन जड़े हैं। रोहित ने एशिया कप 2023 में लगातार 3 मुकाबलों में अर्धशतक लगाए हैं। बांग्लादेश अपने अंतिम मुकाबले में जीत दर्ज करना चाहेगी। वहीं भारतीय टीम की कोशिश इस मुकाबले को जीतकर प्रतियोगिता में अजेय रहने की होगी। गौरतलब है कि बांग्लादेश की टीम आज तक एक बार भी एशिया कप का खिताब नहीं जीत पाई है। भारतीय टीम ने सबसे ज्यादा 7 बार इस खिताब को जीता है। दूसरे स्थान पर श्रीलंका है, उन्होंने 6 बार एशिया कप का खिताब जीता है। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। और इसी के साथ इस खबरों में फिलहाल इतना ही, इस बुलेटिन में इतना ही। लेकिन जैसा कि हम आपको लगातार बता रहे हैं कि आज दूरदर्शन की स्थापना के 64 साल पूरे हो रहे हैं और 15 सितंबर 1959 को शुरू हुआ दूरदर्शन दशकों से लोगों का मनोरंजन करता आ रहा है। तो हमें फिलहाल दीजिए इजाजत खबरों में से, लेकिन आप नजर डालिए दूरदर्शन के अब तक के सफर पर। नमस्कार। दूरदर्शन का ये लोगो